नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूँ सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति की जो क्लासेज चल रही है, तो आज हम क्लास नंबर 14 का अध्ययन करेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा राजस्थान की लोक कलाएँ। 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती, जिसको आप रीट मेंस एग्ज़ाम के नाम से भी जानते हो, जिसका पेपर जनवरी 2023 में है। देखिएगा, ये जो टॉपिक है, अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो कहीं और से आपको इस टॉपिक को पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी साथियों। पूरी डिटेल से यहाँ पर आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ और याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, लेकिन पूरी क्लास को अटेंड करना पड़ेगा, यही शर्त है। ठीक है, पहली और आखिरी शर्त यही है कि पूरी क्लास को अटेंड करना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा। ठीक है, नोट्स बनाने पड़ेंगे, तभी आप वो चीज़ें मतलब याद भी करना पड़ेगा। ऐसा तो ये नहीं कि आपने क्लास तो पढ़ ली लेकिन याद नहीं है वो चीज़, तो फिर कुछ मतलब नहीं आ रहा। इसलिए यहाँ पर क्लास पूरी अटेंशन से क्लास को पूरी पढ़िएगा और साथ ही नोट्स बनाते हुए लिखते हुए चलते रहिएगा साथियों। तो शुरू करेंगे आज की इस क्लास को। देखिएगा, इसके पहले की जो 13 क्लासेज है उसकी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है यूट्यूब पर ही। तो आप यूट्यूब पर चैनल ओपन करोगे, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट का एक ऑप्शन मिलेगा। प्लेलिस्ट में जाकर के और आप राजस्थान का इतिहास नाम से है प्लेलिस्ट, तो वहाँ पर इन पिछली क्लासों को देख सकते हो। तो साथियों, टॉपिक हमारा क्या है? राजस्थान की लोक कलाएँ। लोक कलाएँ, यहाँ पर जो शब्द है लोक का मतलब लोगों से लिया जाता है। किससे लिया जाता है? लोगों से लिया जाता है। तो जो सामान्य लोगों की कला होती है, इन्हीं को क्या कहा जाता है? लोक कला कहा जाता है। जैसे सभी की अपनी अलग अलग क्वालिटी होती है, सभी अपने तरीके से काम करते हैं। कुछ व्यक्ति कुछ विशेष काम करते हैं जिसका प्रयोग समाज के लोगों द्वारा किया जाता है। कुछ विशेष चीज़ें बना देते हैं, उन वस्तुओं का उपयोग समाज करता है और वो किसी विशेष व्यक्ति तक ही वो सीमित रहती है। ठीक है, बनाने में, उनका बनाने के अलावा कुछ विशेष जाति तक ये सीमित रहती है कि भाई इसका उपयोग ये करते हैं। तो ये चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं आज के इस वीडियो में। देखिएगा, अगर हम बात करें तो लोक कलाओं में सबसे पहले हम फड़ चित्रण के बारे में पढ़ेंगे साथियों। फड़ चित्रण का नाम सभी ने सुन रखा होगा। अगर पहली बार आपने इस शब्द का नाम सुना है तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। फड़ चित्रण का मतलब होता है कि जो कपड़े होते हैं, ठीक है, उन कपड़ों पर चित्र अंकित होते हैं देवी देवताओं के, और उनका रात के समय में कुछ विशेष जाति के लोग उनका गायन करते हैं साथियों। यही क्या कहलाता है? फड़ चित्रण कहलाता है। नॉर्मली भाषा में मैंने आपको ये चीज़ बताई है। तो देखो, देवी देवताओं की गाथाओं को कपड़े पर चित्रित करना ही क्या कहलाता है? फड़ चित्रण कहलाता है। फड़े, जिनको पड़े के नाम से भी जाना जाता है, फड़े या पड़े भी कहते हैं, फड़ के दो या फड़ के दो। ठीक है, कई जगह फड़ शब्द मिलेगा, कई जगह पड़ शब्द भी मिलेगा आपको। तो फड़े या फड़े चित्रित करने का कार्य भीलवाड़ा के जोशी गोत्र के छिपे करते हैं, जिन्हें चितेरा कहा जाता है। देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि जो फड़े बनाई जाती है कपड़ों पर, जो फड़े बनाई जाती है साथियों, देवी देवताओं की गाथाओं पर ये आधारित होती है और इनको कपड़ों पर चित्रित करने का काम कौन करता है? भीलवाड़ा जिले में जोशी गोत्र के छिपे करते हैं और इन लोगों को क्या कहा जाता है? चितेरा कहा जाता है। तो नॉर्मली अगर आपके सामने शब्द आए चितेरा क्या है भाई, तो आपको क्या बताना है कि चितेरा क्या है? भीलवाड़ा जिले के जोशी जो गोत्र है साथियों, इसमें छिपे जो है साथियों, जोशी गोत्र के छिपे फड़ों पर चित्र बनाने का काम करते हैं, उनको ही क्या कहा जाता है? चितेरा कहा जाता है। साथियों, एग्जामिनर डायरेक्टली यहाँ से एक प्रश्न पूछ सकता है, फड़ कला के प्रमुख चित्रकार कौन हैं? तो वहाँ पर आपका उत्तर एक ऑप्शन में रहेगा श्रीलाल जोशी। कहाँ के रहने वाले थे? भीलवाड़ा जिले के। तो साथियों, फड़ कला के प्रमुख चित्रकार किसको कहा जाता है? श्रीलाल जोशी को कहा जाता है। बिल्कुल अच्छे तरह से, बिल्कुल अच्छी तरीके से ये नाम आपको याद रखना है, श्रीलाल जोशी। किस लिए इनको जाना जाता है? क्योंकि साथियों, फड़ कला के ये प्रमुख चित्रकार है। एग्जामिनर डायरेक्टली यहाँ से आपसे प्रश्न पूछ सकता है। जयपुर के प्रदीप मुखर्जी श्रीलाल जोशी के शिष्य है साथियों ये, और शांतिलाल जोशी व नंदकिशोर जोशी कुशल फड़ चितेरे हैं। मतलब ये भी बहुत ही अच्छे तरीके से जो फड़ होती है उन पर चित्र उकेरते हैं, मतलब कपड़ों पर चित्र बनाते हैं देवी देवताओं की गाथाओं से संबंधित। तो यहाँ 3-4 नाम हमने पढ़े हैं। एक तो श्रीलाल जोशी सबसे मुख्य नाम है साथियों, ये फड़ कला के सबसे प्रमुख चित्रकार है, और इनके एक शिष्य है जिनका नाम क्या है? प्रदीप मुखर्जी। कहाँ के रहने वाले हैं? जयपुर के। और श्रीलाल जोशी कहाँ के रहने वाले हैं? भीलवाड़ा जिले के। साथ ही शांतिलाल जोशी और नंदकिशोर जोशी ये भी अच्छे कुशल फड़ चितेरे हैं। फड़ चितेरे मतलब जो फड़ों पर चित्र बनाते हैं देवी देवताओं के। क्लियर है यहाँ तक सभी के? अभी आगे हम बात करें
तो चातुर्मास में फड़ चित्रण नहीं होता है। चातुर्मास का मतलब क्या होता है, आप सभी ने अभी क्लास नंबर 11, 12, 13 देखी होगी साथियों। तो 11, 12, 13 क्लास में हमने क्या पढ़ा था, राजस्थान के प्रमुख मेले एवं त्योहार। उसमें हमने एक त्योहार पढ़ा था देवशयनी 11, ठीक है, देवशयनी या देवशयनी एकादशी या 11 इसको आप कहते हो। तो साथियों इसमें मैंने आपको बताया था कि भाई जो देवशयनी 11 से इसमें देव सो जाते हैं 4 महीनों के लिए और मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं। वापस एक 11 आती है देव उठनी 11, बोला था ना मैंने आपको वहाँ पर। तो देव उठनी 11 में वापस मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। तो ये जो 4 महीने जो देव सोते रहते हैं इसको ही चातुर्मास कहा जाता है। और इसमें साथियों फड़ चित्रण का कार्य नहीं होता है, इसमें देवता सो जाते हैं। और जब देव उठनी 11 आती है या देव उठनी एकादशी आती है तो वापस फड़ चित्रण का कार्य आरंभ हो जाता है। मतलब फड़ चित्रण का कार्य कितने दिनों तक बंद रहता है, 4 महीनों तक बंद रहता है साथियों। कितने महीनों तक, 4 महीनों तक, ठीक है। फड़ चित्रण में लाल व हरे रंग का विशेष प्रयोग होता है। लाल रंग का भी प्रयोग होता है और हरे रंग का भी। तो अगर रंग पूछ ले कि फड़ चित्रण में मुख्य रूप से किन रंगों का प्रयोग होता है तो आपका उत्तर क्या रहेगा, लाल रंग और हरे रंग का विशेष प्रयोग किसमें होता है, फड़ चित्रण में होता है। साथियों कथा के मुख्य जो चरित्र होते हैं इनकी वेशभूषा लाल रंग की और खलनायक की जो वेशभूषा है वो हरे रंग की होती है। तो जो मुख्य चरित्र है, मुख्य चरित्र जो है साथियों, इनको तो किस रंग के कपड़े पहनते हैं ये, तो ये इनकी वेशभूषा होती है लाल। और जो खलनायक होता है, खलनायक मतलब विलेन जिसको हम कहते हैं, तो साथियों जो विलेन होता है, खलनायक होता है, इसके कपड़ों का रंग कैसा होता है, हरा रंग होता है साथियों। पाबू जी की फड़, हड़बू जी की फड़, देवनारायण जी की फड़, गोगा जी की, रामदेव जी की, तेजा जी की, राजस्थान में ये आदि प्रसिद्ध फड़ें हैं। तो इनको हम बिल्कुल एक एक करके पढ़ने वाले हैं साथियों कि भाई पाबू जी की फड़ क्या होती है, हड़बू जी की क्या होती है, देवनारायण जी की क्या होती है, ठीक है, गोगा जी, रामदेव जी, तेजा जी इत्यादि। देखो आगे हम बात करें तो नोट करके मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट इस चीज़ को लिखा है, सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ और सर्वाधिक लंबी फड़। ये प्रश्न बनेंगे आपके, मैं कह रहा हूँ ना, प्रश्न बनेंगे यहाँ से साथियों, इसलिए बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखनी है। राजस्थान में सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ किस देवता की है, तो पाबू जी की जो फड़ है ये राजस्थान की सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ है। और सर्वाधिक जो लंबी फड़ है ये देवनारायण जी की है साथियों। तो देखो एक तो मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम बताया है श्रीलाल जोशी, ठीक है, श्रीलाल जोशी चितेरे है, चितेरे मतलब फड़ चित्रण का कार्य करते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध है साथियों, ठीक है। सबसे प्रमुख नाम फड़ चित्रण में किसका आता है, श्रीलाल जोशी का। सबसे लोकप्रिय फड़ पाबू जी की है और सर्वाधिक लंबी जो फड़ है ये देवनारायण जी की है। तो पाबू जी की फड़ को भी अलग से पढ़ेंगे, देवनारायण जी की फड़ को भी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक नॉलेज हमको याद होना चाहिए साथियों। भारत में 2x2 सेमी देवनारायण जी की फड़ पर डाक टिकट के रूप में देवनारायण जयंती पर 2 सितंबर 1992 को भारतीय डाक विभाग ने टिकट जारी किया था, ठीक है। डाक टिकट किसके द्वारा जारी किया गया, भारतीय डाक विभाग द्वारा डाक टिकट जारी किया गया 2 सितंबर 1992 को। कौन से लोक देवता की फड़ पर, देवनारायण की फड़ पर। कौन से लोक देवता की फड़ पर साथियों, देवनारायण जी जो है इनकी फड़ पर 2 सितंबर 1992 को भारतीय डाक विभाग ने एक डाक टिकट जारी किया था। और अभी हमने ऊपर देखा कि देवनारायण जी की फड़ सर्वाधिक लंबी फड़ है राजस्थान में, ठीक है। अगर प्रश्न पूछ ले कि और सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ हमने किसके बारे में देखा, पाबू जी के बारे में, ठीक। आगे हम बात करें तो श्रीमती पार्वती देवी का नाम आता है साथियों। श्री कन्हैयालाल जोशी की ये पत्नी है और ये देश की प्रथम फड़ चितेरी महिला है। यहाँ से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपसे कि राजस्थान ही नहीं पूरे भारत देश की बात की जा रही है, तो देश की प्रथम फड़ चितेरी महिला कौन है, श्रीमती पार्वती देवी साथियों, जो कि श्री कन्हैयालाल जोशी की पत्नी है। साथियों एक नाम और आता है गोतली देवी का, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है, किसमें, फड़ चित्रांकन में साथियों। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्रसिद्धि प्राप्त किसने की है, गोतली देवी ने। फड़ वाचन होता है सामूहिक रूप से होता है, खुली जगह पर होता है और फड़ रात के समय ही बाँची जाती है साथियों। जैसे गाँव में ज़्यादातर ये होता है, तो जिस भी लोक देवता की फड़ का चित्रण किया जाता है, जिस भी लोक देवता की फड़ का वाचन किया जाता है, तो बिल्कुल जो खुली जगह है साथियों उस स्थान पर अनेक लोग वहाँ इकट्ठे होते हैं। बोपे बोपियाँ होती है जो कि फड़ का गायन करती है, फड़ का वाचन करती है और लोग उस चीज़ को सुनते हैं साथियों। और ये काम कब किया जाता है, रात के समय में किया जाता है, ठीक है। फड़ फट जाने पर या कटने फटने पर पुष्कर अजमेर में पड़ता है,
में विसर्जित कर दी जाती है, इसे फड़ ठंडी करना कहते हैं। तो देखो, मान लीजिए कि भाई फड़ का वाचन कर रहे, गायन कर रहे, चल रहा है काम, लेकिन बाई चांस अगर फड़ कहीं से फट चुकी है या फिर कट चुकी है, तो ऐसी स्थिति में फिर उस फड़ का वाचन नहीं किया जाता है, बल्कि उसको कहाँ ले जाया जाता है साथियों? पुष्कर में ले जाया जाता है, पुष्कर अजमेर में, और वहाँ पर उसको विसर्जित कर दिया जाता है। और इस क्रिया को ही क्या कहा जाता है? फड़ ठंडी करना। तो अगर आपके माइंड में, आपके सामने कोई शब्द बोल दे कि भाई बता भाई फड़ ठंडी करना क्या होता है, तो फड़ ठंडी करने का मतलब क्या है? फड़ के कटने फटने पर उसको पुष्कर अजमेर में विसर्जित करना ही क्या कहलाता है? फड़ ठंडी करना कहलाता है साथियों। यहाँ तक सभी के क्लियर है? आगे बढ़ेंगे, आगे हम देखेंगे राजस्थान की प्रसिद्ध या प्रमुख फड़ों के बारे में। तो सबसे पहले हम पाबूजी की फड़ के बारे में देखेंगे। ऊपर हमने देख लिया था कि भाई पाबूजी की फड़ जो है ये सबसे लोकप्रिय फड़ है साथियों, देखा था ना ऊपर। और सबसे लंबी फड़ किसके बारे में देखा था? जो लोक देवता है देवनारायण जी, उनकी फड़ सबसे लंबी है। और सबसे लोकप्रिय फड़ किसकी है? पाबूजी की। तो पाबूजी की फड़ के बारे में देखेंगे। देखो, फड़ के वाचन में प्रयुक्त वाद्य यंत्र रावण हत्ता होता है साथियों। देखो, इस क्वेश्चन को कई बार पूछा जा चुका है कि पाबूजी की फड़ में कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो रावण हत्ता एक वाद्य यंत्र का नाम है, ठीक है। जैसे ढोलक, पेटी, इन चीज़ों के तो नाम सुने होंगे ना आपने। गिटार है, जैसे तबला है, ऐसे एक वाद्य यंत्र कौन सा है? रावण हत्ता। तो इस रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग किस में किया जाता है? पाबूजी की फड़ जब बाँची जाती है साथियों, तब रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। यह राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ है, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, लेकिन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों, ठीक है। कि भाई प्रश्न पूछ लिया कि पाबूजी की फड़ में कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है, तो आंसर रहेगा रावण हत्ता। राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ कौन सी है? तो आंसर रहेगा पाबूजी की फड़। साथियों, जो पाबूजी की फड़ को बाँचते हैं, ठीक है, वाचक जो होते हैं या जो नायक होते हैं, सॉरी नायक नहीं होते, जो पाबूजी की फड़ को बाँचते हैं या वाचक होते हैं, इनको नायक या आईडी भोपे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नायक या आईडी भोपों के नाम से इनको जाना जाता है। और रात में होता है, ये तो मैंने पहले बता दिया, कोई सी भी फड़ हो रात में ही बाँची जाती है। साथियों, पाबूजी की फड़ संपूर्ण पश्चिमी राजस्थान में प्रसिद्ध है। और इस फड़ का जो वाचन है ये ऊँट के बीमार होने पर किया जाता है, ठीक है। जैसे सभी को पता है कि भाई पश्चिमी राजस्थान रेगिस्तानी इलाका है, ऊँट वहाँ पर, ऊँट रेगिस्तान का जात, तो ऊँट वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, अधिक मात्रा में, ठीक है। सर्वाधिक ऊँट आपको पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिलेंगे। अब कोई ऊँट बीमार हो गया तो फिर किसकी फड़ बाँची जाती है? आपके पाबूजी की फड़ बाँची जाती है, जो कि राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ है साथियों। और इस फड़ में जो वाद्य यंत्र प्रयुक्त होता है वो कौन सा वाद्य यंत्र होता है? रावण हत्ता होता है। तो सभी के क्लियर है पाबूजी की फड़। देवनारायण जी की फड़ को देखेंगे, आपके सेकंड नंबर पर है देवनारायण जी की फड़। मैंने आपको ऊपर क्या बताया था कि भाई राजस्थान की सबसे लंबी फड़ कौन सी है साथियों? कौन से लोक देवता की है? तो देवनारायण जी की जो फड़ है यह राजस्थान की सबसे लंबी फड़ है। और सर्वाधिक जो मतलब सबसे लोकप्रिय फड़ जो है वो कौन से लोक देवता की थी? पाबूजी की। तो देखो, जो देवनारायण जी की जो फड़ है, जब इसको बाँचा जाता है, इसका जब गायन किया जाता है, तो किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? जंतर नामक एक वाद्य यंत्र है जिसका प्रयोग देवनारायण जी की फड़ में किया जाता है साथियों। जो पाबूजी की फड़ है इसमें कौन सा वाद्य यंत्र हमने देखा था पाबूजी की फड़ में? तो रावण हत्ता। कौन सा वाद्य यंत्र देखा था? रावण हत्ता का प्रयोग कहाँ पर कर रहे थे? पाबूजी की फड़ में। और देवनारायण जी की फड़ में कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग कर रहे हैं? जंतर नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग देवनारायण जी की फड़ में कर रहे हैं। साथियों, सर्वाधिक चित्रांकन, सबसे लंबी फड़, और ये सबसे प्राचीन फड़ भी है राजस्थान की। सर्वाधिक चित्रांकन तो होना ही है क्योंकि सबसे लंबी है ना, क्योंकि कपड़े पर चित्रांकन के माध्यम से देवी देवताओं के जो कार्य है उनको बताया जाता है, तो ये क्या कहलाती है? फड़ कहलाती है। तो सर्वाधिक चित्रांकन है इसलिए सबसे लंबी है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात एक और ये है कि यह राजस्थान की सबसे प्राचीन फड़ है। तो प्रश्न पूछ ले राजस्थान की सबसे लंबी फड़ कौन सी है, तो भी आपका आंसर देवनारायण जी की फड़ रहेगा। राजस्थान की सबसे प्राचीन फड़ कौन सी है, तो भी आपका आंसर देवनारायण जी की फड़ रहेगा। प्रश्न पूछ लिया राजस्थान में सर्वाधिक किस फड़ पर चित्रांकन है, तो भी आपका आंसर देवनारायण जी की फड़ ही रहेगा साथियों। देखो, गुजर भोपों के द्वारा इस फड़ का वाचन किया जाता है। मतलब इस फड़ को कौन बाँचते हैं? गुजर जो भोपे होते हैं साथियों, वो देवनारायण जी की फड़ बाँचते हैं। सभी ने को ये पता होगा कि जो देवनारायण जी है इनको गुर्जर जाति के जो लोग हैं साथियों विशेष रूप से मानते हैं, बहुत ज़्यादा मानते हैं। इस फड़ पर सर्प चित्रित होता है, ठीक है, सर्प, ठीक है, सर्प मतलब सांप, सभी जानते हो सर्प को। तो
तो किसकी फड़ पर सर्प चित्रित होता है? देवनारायण जी की फड़ पर होता है। कब से कब तक इसको बांटा जाता है? तो जो देवउठनी एकादशी के बाद साथियों, जैसे अभी देवउठनी एकादशी आई थी या देवउठनी 11 जो आई थी, इसके बाद से देवशयनी एकादशी तक, जब तक देव नहीं सो जाते हैं तब तक इस फड़ को बाँचा जाता है। मतलब ये 4 महीने तक इस फड़ को नहीं बाँचा जाता है। जब देव सो जाते हैं और जब तक देव वापस देवउठनी 11 नहीं आती है तब तक ये जो 4 महीने का जो समय होता है देवनारायण जी की फड़ को नहीं बाँचा जाता है। 1992 में भारतीय डाक विभाग द्वारा इनकी फड़ पर डाक टिकट जारी किया गया था साथियों। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको ऊपर ही बताई दी थी। तो ये आपके कौन से लोक देवता की फड़ है? देवनारायण जी की फड़। क्या क्या याद रखने हैं कि वाद्य यंत्र जंतर है साथियों, जंतर नामक वाद्य यंत्र इसमें प्रयोग किया जाता है। सबसे लंबी फड़ है, सबसे प्राचीन है और सर्वाधिक चित्र भी इसी पे बने हुए हैं। किन लोगों के द्वारा बाँची जाती है देवनारायण जी की फड़? गुर्जर भोपों के द्वारा देवनारायण जी की फड़ को बाँचा जाता है। सर्प इस पे चित्रित होता है और कब से कब तक नहीं बाँचा जाता है? देव सो जाते हैं और जब तक देव नहीं उठते, मतलब 4 महीने तक इस फड़ को नहीं बाँचा जाता है, बाकी 8 महीने इस फड़ को बाँचा जाता है। 1992 में भारतीय डाक विभाग ने देवनारायण जी की फड़ पर क्या जारी किया था? डाक टिकट जारी किया था। तो अभी हमने 2 फड़ें देखी है, एक तो पाबू जी की फड़ देखी थी ऊपर, और अभी हमने देखी है साथियों देवनारायण जी की फड़। क्लियर है सभी के दोनों ही? अब नेक्स्ट बात करेंगे साथियों तीसरे नंबर पे हम रामदेव जी की फड़ के बारे में। तो देखो रामदेव जी की जो फड़ है इसमें जिस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है वो है आपके रावण हत्ता। कौन सा वाद्य यंत्र? रावण हत्ता। ऊपर जो पाबू जी की फड़ देखी थी हमने, ठीक है, पाबू जी की जो फड़ देखी थी उसमें भी कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जा रहा था? रावण हत्ते का प्रयोग किया जा रहा था। पाबू जी की और रामदेव जी की दोनों ही फड़ों में साथियों कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग करेंगे? रावण हत्ता का। कामर जाति के भोपो दोहरा, ऊपर हमने देखा था देवनारायण जी की फड़, तो उसमें कौन इसका गायन कर रहे थे, मतलब इसको कौन बाजते हैं? तो देवनारायण जी की फड़ को तो गुर्जर जाति के भोपे, और रामदेव जी की फड़ को कौन बाजते हैं? कामर जाति के जो भोपे होते हैं इनके द्वारा ही रामदेव जी की फड़ को बाजा जाता है। साथियों रामदेव जी की जो फड़ है इसका सर्वप्रथम चित्रांकन चोथमल चितेरे ने किया था। चितेरे का मतलब तो सब समझ गए ना? चितेरे का मतलब जो फड़ पर चित्रांकन का कार्य करता है उसको ही क्या कहा जाता है? चितेरा कहा जाता है। तो साथियों रामदेव जी की जो ये फड़ है जिसमें वाद्य यंत्र जो है रावण हत्ता और कामर जाति के भोपे जो हैं इसका गायन करते हैं, इसको बांसते हैं, इस फड़ का सर्वप्रथम चित्रांकन किसने किया था? चोथमल चितेरे ने किया था। किसने किया था? चोथमल चितेरे के द्वारा रामदेव जी की फड़ का सर्वप्रथम चित्रांकन किया गया था। तो ये आपकी तीसरी फड़ है साथियों जो कि रामदेव जी की फड़ है। तो देखो पाबू जी की फड़ पढ़ ली हमने, देवनारायण जी की फड़ पढ़ ली और रामदेव जी की फड़ को भी हमने देख लिया है। चौथे नंबर पे बात करेंगे रामदला व कृष्णदला की फड़। कौन सी फड़ साथियों? रामदला और कृष्णदला की फड़। तो देखो राम और कृष्ण दो शब्द इसमें आ रहे हैं साथियों। कहीं पर तो जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग हो रहा था देवनारायण जी की फड़ में, पाबू जी की फड़ में रावण हत्या का प्रयोग हुआ था, रामदेव जी की फड़ में भी रावण हत्या का प्रयोग हुआ था। लेकिन जो रामदला व कृष्णदला की फड़ है इसमें बिना किसी वाद्य यंत्र के फड़ का वाचन किया जाता है। मतलब कोई भी वाद्य यंत्र का प्रयोग रामदला व कृष्णदला की फड़ में नहीं किया जाता है। कौन से लोग? भाट जाति के जो भोपे होते हैं, भाट जाति, कौन सी जाति? भाट जाति। तो भाट जाति के जो भोपे होते हैं इनके द्वारा ही रामदला व कृष्णदला की फड़ का वाचन किया जाता है साथियों। कौन सी जाति? भाट जाति की बात की जा रही है। ऊपर कामर जाति के भोपे थे, फिर देवनारायण में जी में गुर्जर जाति के भोपे थे, और रामदला व कृष्णदला में कौन सी जाति के भोपे हैं? भाट जाति के भोपे हैं। भगवान राम व श्री कृष्ण जी के जीवन की प्रमुख घटनाओं का इसमें चित्रण है, इसी वजह से तो इसको क्या कहा जाता है? रामदला व कृष्णदला। तो भाई भगवान राम और श्री कृष्ण जो हैं इनके जीवन की प्रमुख घटनाओं का चित्रण रामदला व कृष्णदला की फड़ में किया जाता है। वाचक हाड़ौती क्षेत्र में अधिक मिलेंगे आपको। वाचक मतलब जो गाने वाले हैं वो कहाँ पर ज़्यादा मिलेंगे? जो हाड़ौती क्षेत्र है, कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, जिसमें 4 जिले आते हैं। तो साथियों यहाँ पर रामदला व कृष्णदला की फड़ के अधिक वाचक आपको देखने को मिलेंगे। रामदला की फड़ का सर्वप्रथम चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? धूल जी नाम के एक चित्र है जो शाहपुरा का रहने वाला है साथियों, इनके द्वारा ही रामदला की फड़ का सर्वप्रथम चित्रांकन किया गया था। तो अगर प्रश्न पूछ ले कि भाई रामदला की फड़ का सर्वप्रथम चित्रांकन किसने किया, तो धूल जी चितेरे ने रामदला व कृष्णदला की फड़ का सर्वप्रथम चित्रांकन किया। कहाँ के रहने वाले थे ये? शाहपुरा की। कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? तो कोई भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। किसके द्वारा इस फड़ को बाचा जाता है? भाट जाति के भोपों के द्वारा। और सर्वाधिक वाचक कहाँ मिलेंगे? हाड़ौती
क्षेत्र में। क्लियर है ये भी। चलिए 5वें नंबर की फड़ को देखते हैं। तो 5वें नंबर की फड़ है आपके भैंसासुर की फड़ साथियों। जो भैंसासुर की फड़ है, इस फड़ का वाचन नहीं होता है, केवल दर्शन किए जाते हैं। देखो, समझ रहे हो बात को। कुछ फड़ों का तो वाचन भी किया जाता है और उसमें वाद्य यंत्र का भी प्रयोग होता है। कुछ फड़ ऐसी है जिसमें वाचन किया जाता है लेकिन कोई वाद्य यंत्र का प्रयोग, जैसे रामदला व कृष्णदला, कोई वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं हो रहा है। लेकिन भैंसासुर की फड़ का न तो वाचन किया जाता है और ना ही कोई वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है, बल्कि इस फड़ के केवल क्या किए जाते हैं, दर्शन किए जाते हैं कि भाई देख लो, बस इतना ही है इसमें। बावरी या बागरी जाति में ये प्रसिद्ध जो भैंसासुर की फड़ है ये प्रसिद्ध है। चोरी करने से पूर्व बागरी जाति के लोग इस फड़ के दर्शन करना या पूजा करना शुभ मानते हैं। तो देखो, जैसे मान लीजिए जो बागरी जाति के लोग हैं ये क्या चोरी करते हैं साथियों। वर्तमान में तो खैर ऐसा कुछ इतना ज़्यादा है नहीं, लेकिन पहले होता था कि जो बागरी जाति के जो लोग हैं ये कहीं भी चोरी करने जाते थे तो पहले कौन सी फड़ का दर्शन करते थे, भैंसासुर की फड़ के ये दर्शन करते थे या भैंसासुर की फड़ के ये पूजा करते थे। उसके बाद में चोरी करने जाते थे तो ये ऐसा शुभ मानते थे कि जो हम जिस मिशन के लिए निकल रहे हैं वो सक्सेसफुल हो जाएगा। ऐसा देखो, क्वेश्चन पूछ लिया कि एकमात्र ऐसी फड़ जिसका वाचन नहीं होता है, तो आंसर क्या रहेगा, भैंसासुर की फड़। एकमात्र ऐसी फड़ जिसमें किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो आंसर क्या रहेगा, रामदला व कृष्णदला की फड़। एक प्रश्न आ गया कि जो पाबूजी की फड़ है उसमें कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो रावण हत्ता का। रामदेव जी की फड़ में कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो भी रावण हत्ता का। देवनारायण जी की फड़ में कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो जंतर नाम के एक जो आपके जंतर नाम का जो एक वाद्य यंत्र है उसका प्रयोग देवनारायण जी की फड़ में किया जाता है। चलिए 6ठे नंबर की फड़ देखेंगे साथियों। 6ठे नंबर की है अमिताभ की फड़। अमिताभ का नाम सभी ने सुन रखा होगा, जिनको अमिताभ बच्चन पूरा नाम है साथियों, ठीक है। 2005 में रामलाल व भोपी पताशी ने इस फड़ का निर्माण किया था। अमिताभ बच्चन को इसमें लोक देवता के रूप में बताया गया है। तो देखिएगा, ये है आपके अमिताभ की फड़। देखो, वैसे तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन बाय चांस पूछ ले तो यही पूछेंगे कि भाई जो अमिताभ की फड़ है ये कब बनाई गई, तो 2005 में बनाई। किसने बनाई, रामलाल व भोपी पताशी ने। तो इतना सा आप याद रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे तो फड़ का जो आपका टॉपिक था वो पूरा हो चुका है। अब हम सांझी के बारे में बात करेंगे साथियों। किसके बारे में, सांझी के बारे में। देखो, सांझी वाला जो आपका टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये सांझी वाला फड़ तो हमने देख ली, अब देखेंगे लोक कला के अंतर्गत दूसरे नंबर पे सांझी। तो देखो, सांझी क्या होती है, कब से कब तक सांझी बनाई जाती है, अश्विन माह में श्राद्ध पक्ष की प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक लगभग 15 दिन ये त्योहार चलता है। सांझी का एक तरह से त्योहार ही है साथियों। गोबर के द्वारा, मिट्टी के द्वारा, पुष्प के द्वारा, चूना, हल्दी इत्यादि से सांझी का निर्माण किया जाता है। और सांझी का निर्माण कुंवारी कन्याएं करती है दीवार पर। किस पर करती है, कुंवारी कन्याएं। तो देखिए, जो कुंवारी कन्याएं होती है जो सांझी बनाती है इस प्रकार से कि भाई सांझी बना दी, उसमें यहाँ पर कुछ डिजाइनें बनाई जाती है। मुझे ये तो इतना ज़्यादा पता नहीं कि भाई वो चांद सूरज वगैरह ऐसा कुछ होता है। फूलों से भी बना देते हैं, गोबर से भी बना देते हैं, मिट्टी से भी बना देते हैं, चूने, हल्दी इत्यादि से इस सांझी का निर्माण किया जाता है साथियों। विशेष रूप से जो सांझी है केले के पत्तों की, जिसको कदली पत्तों की सांझी भी कहते हैं, नाथद्वारा राजसमंद के श्रीनाथ जी के मंदिर की बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। एग्जामिनर यहाँ से डायरेक्टली आपसे प्रश्न पूछ सकता है सांझी के अंतर्गत कि कहाँ की सांझी केले के पत्तों से बनाई जाती है, तो राजसमंद में। राजसमंद में कहाँ पर, नाथद्वारा में। नाथद्वारा में कहाँ पर, किस मंदिर में, तो श्रीनाथ जी का मंदिर है साथियों नाथद्वारा राजसमंद में। वहाँ की जो सांझी है बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, केले के पत्तों से बनाई जाती है। मतलब कदली कह दो या केले कह दो, बात तो एक ही, अलग अलग शब्द है नहीं। नाथद्वारा में अंतिम दिन की सांझी को कोट सांझी कहते हैं साथियों। ये जो श्रीनाथ जी के मंदिर में केले के पत्तों से सांझी बनाई जाती है राजसमंद में, तो जो अंतिम दिन जो सांझी बनती है उसको किस नाम से जाना जाता है, कोट सांझी। किस नाम से जाना जाता है, कोट सांझी के नाम से। सांझी के लिए एक और मंदिर प्रसिद्ध है साथियों, मैच्छंदर नाथ मंदिर। क्या नाम है, मैच्छंदर नाथ मंदिर, जो कि साथियों संजा मंदिर उदयपुर में ये स्थित है। देखो, ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ की सांझी बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसी वजह से इस मंदिर को साथियों
वैसे तो इसका नाम क्या है, मैच्छंद्रनाथ मंदिर इसका नाम है, लेकिन इसको संजा मंदिर या सांची मंदिर के नाम से ही जाना जाता है। इतना ज़्यादा ये प्रसिद्ध हो चुका है सांची में। तो प्रश्न पूछ लिया कि संजा मंदिर या मच्छंद्रनाथ मंदिर कहाँ पर है, तो आपका उत्तर क्या रहेगा, राजस्थान के उदयपुर जिले में सांची के लिए एक प्रसिद्ध मंदिर है। कौन सा, मच्छंद्रनाथ मंदिर या संजा मंदिर या सांची मंदिर। साथियों बार बार एक शब्द आ रहा है सांची, तो ये जो सांची है ये एक गौरी पार्वती जी का प्रतीक है। जो शिव जी की पत्नी है पार्वती जी, इनका प्रतीक माना जाता है सांची को। सांची का विकसित और बड़ा रूप साथियों संजा या संजा कोट इसको कहा जाता है। संजा या कोट नहीं, संजा कोट। जो सांची है इसका ही बड़ा रूप जब बना दिया जाता है तो इसको क्या कहा जाता है, संजा कोट कहा जाता है। तो सांची में आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है कि भाई कब से कब तक सांची बनाई जाती है, तो अश्विन माह में श्राद्ध पक्ष की प्रतिपदा से अमावस्या तक 15 दिन तक सांची बनाई जाती है। कौन बनाती है सांची, कुंवारी कन्याएं बनाती है। किससे बनाती है, गोबर से, मिट्टी से, फूलों से, चूने, हल्दी इत्यादि से सांची का निर्माण किया जाता है। कहाँ की केलों की सांची प्रसिद्ध है, तो श्रीनाथ जी नाथद्वारा राजसमंद की केले के पत्तों की सांची प्रसिद्ध है। साथियों इस नाथद्वारा राजसमंद में श्रीनाथ जी के मंदिर में अंतिम दिन 15वें दिन जो सांची बनाई जाती है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कोट सांची कहा जाता है। सांची के लिए उदयपुर में कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है, मच्छंद्रनाथ मंदिर या सांची मंदिर या संजा मंदिर उदयपुर में प्रसिद्ध है। और सांची किसका प्रतीक है, पार्वती जी का प्रतीक है। साथियों जो इसका विकसित या बड़ा रूप है सांची का, इसको क्या कहा जाता है, संजा कोट कहा जाता है। तो सांची में इतना ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे मांडनाओं के बारे में। देखो जो कच्चे घर होते हैं ज़्यादातर मांडना उनमें बनाए जाते हैं, लेकिन वर्तमान में तो पक्के घरों में भी मांडना बनाए जाते हैं। मांगलिक अवसरों पर, जैसे कोई त्योहार है, ठीक है, त्योहारों पर या फिर शादी वगैरह हो रही है तो इन अवसरों पर मांडने बनाए जाते हैं। महिलाओं द्वारा घर के आंगन में जो एक विशेष डिजाइनें बनाई जाती है साथियों, उनको ही क्या कहा जाता है, मांडना कहा जाता है। मांडनों को गुजरात में साथियों साथिया कहते हैं, महाराष्ट्र में रंगोली कहते हैं, बंगाल में अल्पना कहते हैं, यूपी में चौक कहते हैं और भोजपुरी में इसको थापा कहा जाता है। किसको, मांडनाओं के नाम है ये। कि इतना ज़्यादा तो पूछेगा नहीं, लेकिन आपसे ये पूछ सकता है लोक कला के अंतर्गत कि मांगलिक अवसरों पर महिलाओं द्वारा घर के आंगन में विशेष प्रकार की जो डिज़ाइन बनाई जाती है, चित्रकारी की जाती है, उनको क्या कहा जाता है, तो उनको कहा जाता है मांडना। क्या कहा जाता है, उनको मांडना कहा जाता है। साथियों यदि कोई तीर्थ यात्रा कर सकुशल घर लौट आता है तो इस खुशी में पुष्कर पेड़ी तथा पतवारी मांडी जाती है। तो ये पुष्कर पेड़ी और पतवारी क्या है, क्वेश्चन पूछ लिया कि पुष्कर पेड़ी क्या है, पतवारी क्या है, तो ये मांडनाओं के प्रकार है साथियों। प्रसिद्ध मांडने देख लेते हैं। पगलिया जिसको पद चिन्ह कहते हैं, साटिया जिसको सातिये या स्वास्तिक कहा जाता है, इस प्रकार से स्वास्तिक आपके बनाया जाता है। ठीक है, अरे बनाना नहीं आया। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए ये स्वास्तिक का चिन्ह है, तो ये भी क्या है, एक मांडना है साथियों, जिसको साट्या भी कहा जाता है और सातिये भी कहते हैं और इसको स्वास्तिक भी कहते हैं। क्या है, ये एक मांडने का प्रकार है साथियों। ताम भी एक मांडने का प्रकार है, जिसको विवाह के अवसर पर लग्न मंडप के समय बनाया जाता है। और चौकड़ी मांडना भी है एक, जिसको चार कोण होते हैं, चौकड़ी मतलब चार कोने इसमें होते हैं, चार कोने होते हैं, और ये होली के अवसर पर बनाया जाता है। कौन से मांडने की बात की जा रही है, चौकड़ी मांडने की बात की जा रही है। तो ये सभी क्या है, मांडनों के प्रकार है। और यदि कोई तीर्थ यात्रा करके आ रहा है, बिल्कुल सकुशल घर पर लौट गया, उसके कोई दिक्कत नहीं, मतलब कोई हानि नहीं हुई, जैसे आजकल देख रहे हो ना कि यात्रा करने जाते हैं और बहुत सारे लोग वहीं पर डेथ भी हो जाती है साथियों। तो जो सकुशल घर पर लौट आते हैं तो पुष्कर में पेड़ी और पतवारी नामक मांडने बनाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे पानों के बारे में कि भाई पाने क्या होते हैं। तो साथियों आपने देखा होगा वर्तमान में भी जो गांव होते हैं, गाँव में क्या किया जाता है, जैसे दीपावली का भी आपके त्योहार आ रहा है, तो दीपावली के त्योहार में कुछ विशेष लोग आते हैं घरों में और वो छोटे छोटे कागज के चित्र दे जाते हैं। कागज के छोटे छोटे चित्र होते हैं, उनको क्या साथियों, छोटे छोटे मतलब बिल्कुल छोटे छोटे नहीं, मतलब थोड़े बड़े होते हैं तस्वीरों के जैसे। तो वो जो चित्र होते हैं उन पर लक्ष्मी जी का चित्र बना होता है और भी अन्य देवी देवताओं के चित्र बने होते हैं, तो वही क्या कहलाते हैं, पाने कहलाते हैं। देवी देवताओं के कागज पर जो चित्र होते हैं साथियों, उनको ही क्या कहा जाता है, पाने कहा जाता है। श्रीनाथ जी का पाना सर्वाधिक कलात्मक है, जिसमें 24 श्रृंगारों का चित्रण होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसका सर्वाधिक मतलब किसका पाना सर्वाधिक कलात्मक है,
तो श्रीनाथ जी का जो पाना है ये सर्वाधिक कलात्मक है और इसमें कितने श्रृंगारों का चित्रण है? 24 श्रृंगारों का चित्रण है। तो पाने का सीधा सा मतलब है कि देवी देवताओं के चित्र बने होते हैं कागज पर बड़े बड़े, उनको ही क्या कहा जाता है? पाना कहा जाता है साथियों, पाने उनको कहते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे मेहंदी की। तो देखो मेहंदी को महावर के नाम से भी जाना जाता है। मेहंदी जो हम लगाते हैं हाथों में, शादियों के अवसरों पर विशेष लगाई जाती है मेहंदी, या फिर कोई उत्सव हो, स्त्रियां कोई व्रत करती हो, तो ऐसे अवसरों पर भी मेहंदी बनाई जाती है हाथों में भी बनाते हैं, पैरों में भी मेहंदी बनाते हैं। साथियों ये सुहाग व सौभाग्य का शुभ चिन्ह माना जाता है मेहंदी को। आपने मेहंदी शब्द आते ही एक नाम आपके माइंड में आया होगा, सोजत पाली का। सोजत पाली की मेहंदी बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। ये पूरे राजस्थान में नहीं बल्कि पूरे भारत में प्रसिद्ध है साथियों। सोजत पाली की बड़े बड़े स्टार जब शादी करते हैं, जैसे अभी कैटरीना कैफ की शादी हुई थी, तो कैटरीना कैफ ने भी सोजत पाली की मेहंदी मंगवाई थी साथियों लगाने के लिए। देखो इतनी ज़्यादा प्रसिद्ध है ये सोजत पाली की मेहंदी, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। अगर प्रश्न आ गया कि मेहंदी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो सोजत पाली की मेहंदी सर्वाधिक प्रसिद्ध है। इसके अलावा लाल सुर्ख रंग के लिए साथियों गिलुंड राजसमंद की मेहंदी भी प्रसिद्ध है। तो आपसे इसमें तो यही प्रश्न पूछा जाएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर मेहंदी में से प्रश्न आपसे पूछ लिया तो आपसे क्या प्रश्न पूछा जाएगा कि मेहंदी राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है? तो सोजत पाली की। सोजत पाली विकल्प में नहीं हो और क्वेश्चन पूछे लाल सुर्ख रंग के लिए कहाँ की मेहंदी प्रसिद्ध है, तो गिलुंड राजसमंद की मेहंदी लाल सुर्ख रंग के लिए प्रसिद्ध है। आगे हम बात करेंगे गोदना के बारे में। तो देखो जो गोदना है ये अपने जो शरीर के जो अंग होते हैं साथियों, शरीर के अंगों पर चित्रकारी की जाती है, उसको ही क्या कहा जाता है? गोदना। और ये जो चित्रकारी होती है ये कैसी होती है? स्थायी होती है साथियों। कैसी होती है? स्थायी होती है। तो अंग चित्रांकन ही क्या कहलाता है? गोदना कहलाता है साथियों। ये अंग में स्थायी निशान इससे बन जाते हैं। इसका जो नवीन रूप है टैटू है। टैटू तो क्या देखो पहले तो गोदना था, लेकिन धीरे धीरे मॉडर्न जमाना हुआ, टाइम जैसे जैसे विकसित होता गया, मतलब टाइम विकसित किया, टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, जमाना विकसित हो गया, तो गोदना का रूप किसने ले लिया? टैटुओं ने ले लिया। बड़े बड़े जो खिलाड़ी होते हैं उनके आपने देखे होंगे साथियों, पूरे हाथ पर टैटू बना हुआ है, किसी के पैर पर टैटू बना हुआ है, तो किसी ने कहीं टैटू गले पर टैटू बनवा रखा है। तो ये किसका विकसित रूप है? गोदना का ही विकसित रूप है साथियों। स्त्रियां ललाट पर चांद बनवाती है। चांद ललाट जो होता है ना अपना साथियों, यहाँ पर स्त्रियां चांद बनवाती है, तिलक बनवाती है, आड़ गुदवाती है। तो ये चीजें क्या है? ये सभी गोदना के अंतर्गत आती है। आंखों की जो नीचे की पलक होती है इसके साथ साथियों एक गोदना, एक चित्र बनवाया जाता है गोदना के रूप में, सार्या जिसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सार्या। तो सार्या क्या है? गोदने का एक प्रकार है। जो आंखों की जो नीचे की पलक है साथियों, जैसे आंखों के नीचे की पलक, इसके साइड में आपने तीखे तीखे चित्र देखे होंगे, बहुत सारी महिलाएं बनवाती है। जैसे वो एक पिक्चर आई थी आमिर खान की, जिसमें साथियों वो एक गाना था परदेसी वाला, परदेसी जाना नहीं। तो उसमें एक लेडीज होती है, उसकी आंखें जो होती है उसके नीचे ये सार्या बना होता है। आपने देखा भी होगा, शायद सीन भी याद आपको आ गया होगा। तो ये गोदना है जिसका विकसित रूप क्या है? टैटू है। अंग में स्थायी निशान बन जाते हैं, अंगों पर चित्रांकन करना ही क्या कहलाता है? गोदना। स्त्रियां ललाट पर चांद तिलक आड़ गुजवाती है और आंखों की जो नीचे की पलकें होती है यहाँ पर जो चित्रांकन किया जाता है उसको सार्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सार्या कहा जाता है। आगे हम बात करेंगे साथियों गोड़लिया की। तो देखो गोड़लिया, गोड़लिया क्या है? पशुओं के शरीर पर पहचान हेतु विविध प्रकार की आकृतियों के जो दाग बनाए जाते हैं इनको ही कहा जाता है गोड़लिया। दागने की जो क्रिया है ये तो अटेरना कहलाती है और जो दाग के निशान होते हैं इसको कहा जाता है गोड़लिया। देखो एक चीज है, जैसे कोई पशु है कि भाई यार इसको कोई चोरी कर लेगा, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं उस पशु पर एक जलने के दाग के निशान लगा देते हैं। कुछ विशेष प्रकार के निशान होते हैं साथियों, ताकि अगर उसकी चोरी हो जाए और वो दोबारा हमको दिखे कि यार ये तो मैंने बनवाया था, ये तो मेरा पशु है, ठीक है। इस प्रकार उसकी पहचान करने के लिए गोड़लिया बनाए जाते हैं। किस पर? पशुओं के ऊपर बनाए जाते हैं गोड़लिया साथियों। जो दागने की क्रिया होती है, जो गोड़लिया बनाने के लिए जो दागा जाता है, डिजाइन बनाई जाती है दागने की, तो साथियों दागने की इस क्रिया को अटेरना कहते हैं। और जो दाग के निशान रह जाते हैं, जो हम निशान वहां पे बच जाते हैं, वो कभी मिटते भी नहीं है, उसको ही क्या कहा जाता है? गोड़लिया कहा जाता है साथियों। आगे हम बात करेंगे कोठिया की। तो देखो नाम सभी ने सुन रखा होगा, एक शब्द तो होता है कोठी। क्या होता है? कोठी। तो जो कोठी होती है वो बड़े बड़े जो महल होते हैं, मतलब बंगले वगैरह, उनको कोठी कहते हैं। लेकिन साथियों ये वो कोठी नहीं है, ये है कोठियाँ।
जो मिट्टी से निर्मित होती है, ठीक है। मिट्टी से निर्मित ग्रामीण क्षेत्र में कलात्मक जो पात्र है जिसको कोटियाँ कहते हैं, अनाज के भंडारण हेतु इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इस जो कोटियाँ होती है वो क्यों बनाई जाती है? अनाज के भंडारण के लिए कोटियाँ बनाई जाती है। देखो वर्तमान में तो खैर जो साथियों कोटियाँ हैं ये बहुत ही कम बनाते हैं, लेकिन आज से 5-10 साल पहले ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग बहुत सी जगह पर कोटियाँ बनाई जाती थी जिन पर जिनमें अंदर अनाज रखा जाता था। इसका जो अभी तो वर्तमान में तो जैसे अत्याधुनिक जो समय आ चुका है, तो इसमें बहुत सारे जो लोग हैं ये कोटियाँ वोटियाँ नहीं बनवाते हैं, बल्कि मार्केट से जाके और लोहे की कोटी लेके आ जाते हैं। उसमें कि भाई वो खराब भी नहीं होती है, बहुत दिनों तक वो चलती है। तो लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, पहले कोठियाँ बनाते थे गाँव में, मिट्टी से बनाते थे और उसमें साथियों अनाज का भंडारण किया जाता था। तो आप कमेंट करके बताओ भाई किस किस ने कोठियाँ देख रखी है। अधिकतर जो स्टूडेंट है गाँव से जुड़े हुए हैं, बहुत से शहरों से भी जुड़े हुए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हमारे। तो लगभग गाँव के जो जिन जिन स्टूडेंट्स ने कोठियाँ देख रखी है, या शहरों के स्टूडेंट कौन कौन ऐसा है जिसने कोठियाँ देख रखी है, तो आप कमेंट करना साथियों इसके लिए, ठीक है। इस प्रकार के से कोठियाँ यहाँ पर बनाई जाती है। उसमें ये छोटे छोटे ये भाग होते हैं साथियों, ऊपर एक खुली जगह होती है उसमें अंदर जाने के लिए। तो साथियों इस प्रकार ये कोठियाँ होती है। आगे हम बात करेंगे व्हील की। देखो व्हील क्या है? राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में घर की छोटी छोटी चीज़ों को सुरक्षित रखने के लिए मिट्टी की महलनुमा चित्रित आकृति होती है, इसी को व्हील कहा जाता है साथियों। मेघवाल जाति की महिलाएं इस कला में निपुण हैं। किस कला में? व्हील में। देखो ग्रामीण क्षेत्र की बात है, घर की छोटी छोटी चीज़ों को सुरक्षित रखने के लिए कि ऐसे इधर उधर बिखर जाती है, कहीं टूट जाती है, फूट जाती है, तो उनको सुरक्षित रखने के लिए मिट्टी की एक महलनुमा चित्रित आकृति होती है, जिसको ही क्या कहा जाता है? व्हील कहा जाता है। और कौन सी जाति? मेघवाल जाति की जो महिलाएं हैं व्हील बनाने में निपुण मानी जाती है साथियों। नेक्स्ट बात करेंगे अब हम बट्टे बड़े या थापड़ा की। देखो बट्टे बड़े या वट्टे बड़े भी आपको ये शब्द कई जगह मिल सकता है। बट्टे बड़े कह दो या थापड़ा कह दो या वट्टे बड़े कह दो। देखो ये क्या होता है, आप सभी ने देख रखा है इस चीज को। गोबर से जो छाने कंडे या ऊपलो, देखो गोबर से ऊपले बनाए जाते हैं, लेकिन ऊपलों को कई जगह कंडे भी कहते हैं, कई जगह छाने भी कहते हैं। अधिकतर जो जैसे दाल बाटी का अगर कोई भी प्रोग्राम रखा गया है, तो उसमें जो साथियों जो बाटियां बनाई जाती है, दाल बाटी में जो बाटियां बनाई जाती है, आप तो शब्द राजस्थान के हो, सभी जानते हो बाटी शब्द। यूं मत कहना कि मुझे कि भाई ये बाटी क्या होती है। तो दाल बाटी का प्रोग्राम रखा जाता है, तो वो जो बाटी जो है साथियों तैयार की जाती है, ऊपलों पर तैयार की जाती है। और वो जो ऊपले बनते हैं वो गाय के गोबर से बनाए जाते हैं, गाय भैंस के गोबर से वो ऊपले बनाए जाते हैं। अब देखो गाँव में तो इतनी जगह होती नहीं है घरों में उनको सुरक्षित रखने की। तो जैसे मान लीजिए कि भाई 1000-2000 ऊपले तैयार है, ठीक है, 1000-2000 ऊपले बना रखे हैं, तो बरसात आएगी वो खराब होंगे, भींजेंगे। तो इसके लिए क्या किया जाता है साथियों, उन ऊपलों को एक जगह सुरक्षित रखने के लिए एक जगह इकट्ठा कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए ये छोटे छोटे ऊपले हैं, अब इनको एक जगह पर इकट्ठा कर दिया, ये देखिए एक जगह इनको एक इकट्ठा कर दिया। इस प्रकार ये मान लीजिए भाई ये क्या है? ऊपले हैं। अब इसको चारों तरफ से गोबर से बढ़िया ढक दिया जाता है, लीपना जिसको कहते हैं ना। तो साथियों ढक दिया जाता है अच्छे तरह से, ताकि उसमें पानी भी आए तो पानी भी नीचे तुरंत अंदर नहीं जाए, बल्कि साइड में से ही पानी निकल जाए और वो सुरक्षित रह सके। तो इसको ही क्या कहा जाता है? ये जो बना हुआ है ना, ये इसको ही थापड़ा या बट्टे बड़े या वट्टे बड़े के नाम से जाना जाता है। ढूंढाड़ जो क्षेत्र है साथियों, इसमें इसकी अधिकता आपको देखने को मिल जाएगी। अच्छा कमेंट करना बट्टे बड़े या थापड़ा किस किस ने देख रखा है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे पिछवाइयों के बारे में। तो पिछवाइयाँ शब्द आते ही आपके माइंड में आना चाहिए नाथ द्वारा राजसमंद। पिछवाइया शब्द आते ही आपके माइंड में क्या आना चाहिए? नाथ द्वारा राजसमंद आना चाहिए, क्योंकि नाथ द्वारा राजसमंद की पिछवाइया बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्तियों की पृष्ठभूमि में साज सज्जा हेतु बड़े आकार के जो पर्दे तैयार किए जाते हैं, जिन पर साथियों जिन पर किया गया, गाय ने लिखा था, मैंने गया लिखा था, टाइपिंग मिस्टेक हुई है। तो उन बड़े बड़े आकार के पर्दों पर जो चित्रांकन किया जाता है उनको ही क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है साथियों? पिछवाइया कहा जाता है। तो पिछवाइया का सीधा सा मतलब है, पहली चीज तो अगर पिछवाइयों में से प्रश्न आया तो यूँ नहीं पूछेगा कि भाई पिछवाइया किसे कहते हैं, बल्कि यूँ पूछेगा कि पिछवाइया कहाँ की प्रसिद्ध है। तो नाथ द्वारा राजसमंद की पिछवाइया प्रसिद्ध है। आगे हम बात करेंगे गोरबंद की। तो एक लोकगीत आपने सुना होगा कि मारो गोरबंद नखरा लो। तो साथियों ये लोकगीत शादियों में भी बहुत बजता है, ये लोकगीत तो आपने ये सुन रखा होगा। साथियों गोरबंद ऊंट के गले का एक आभूषण होता है और इसके लिए एक प्रसिद्ध लोकगीत है गोरबंद नखरा लो। तो प्रश्न इसमें से जो बनेगा वो यूं बनेगा
कि गोरबंद क्या है? तो ऑप्शन में रहेगा ऊंट के गले का जो आभूषण है इसको ही क्या कहा जाता है? गोरबंद कहा जाता है। यह प्रश्न ऐसे बन गया कि ऊंट के गले के आभूषण को क्या कहा जाता है? तो आंसर क्या रहेगा? गोरबंद कहा जाता है साथियों। नेक्स्ट बात करेंगे मामा जी के घोड़े के बारे में। तो देखो मामा जी के घोड़े जो है ये जलोर नहीं जालोर है, जालोर जिले के प्रसिद्ध है। प्रश्न डायरेक्टली पूछेगा यहाँ से कि मामा जी के घोड़े कहाँ के प्रसिद्ध है? तो आंसर क्या रहेगा? जालोर जिले के मामा जी के घोड़े प्रसिद्ध है। बात करेंगे कलात्मक नक्काशीदार फर्नीचर की। तो साथियों ये आपके बाड़मेर और शेखावटी जिले के, शेखावटी जिला नहीं सॉरी शेखावटी क्षेत्र के प्रसिद्ध है। बाड़मेर जिला और शेखावटी क्षेत्र के कलात्मक नक्काशीदार फर्नीचर प्रसिद्ध है। प्रश्न पूछ लिया कलात्मक नक्काशीदार फर्नीचर कहाँ के प्रसिद्ध है? तो बाड़मेर जिले के और शेखावटी क्षेत्र के कलात्मक नक्काशीदार फर्नीचर प्रसिद्ध है साथियों। बात करेंगे तलवारें व ढालों की। तो देखो तलवार और जो ढाल होती है साथियों, ढाल मतलब आपने युद्ध लड़ते हुए देखा होगा ना, फिल्में देख रखी होगी आपने, तो बचाव करने के लिए ढाल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, दुश्मन के वार से बचाव करने का। तो साथियों बचाव करने के लिए ढालें बनाई जाती है और तलवारें लड़ाई करने के लिए, अब तो खैर इतना ज़्यादा क्या काम आती है, लेकिन तलवारें व ढालों का प्रयोग जो किया जाता है साथियों, इनको जो बनाया जाता है तलवारों को और ढालों को, ये कहाँ पर? राजस्थान के सिरोही जिले में। सिरोही जिले में माउंट आबू का नाम सभी ने सुन रखा होगा। तो माउंट आबू कहाँ पड़ता है? सिरोही जिले में। और इस सिरोही जिले में ही तलवारें व ढालें बनाई जाती है। सिरोही जिले की तलवारें और ढालें बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। अगर आपको कहीं भी तलवार वगैरह लाना हो या ढाल लाना हो तो कहाँ से लेकर के आओगे? सिरोही जिले से। क्यों? क्योंकि यहाँ की प्रसिद्ध है। अब प्रसिद्ध ऐसे तो होती नहीं, क्वालिटी होगी तभी तो प्रसिद्ध है साथियों। आगे बात करेंगे जिंक मेटल की वस्तुओं की। तो ये जोधपुर जिले की प्रसिद्ध है। और मिट्टी की जो मूर्ति शिल्प है, मिट्टी का मूर्ति शिल्प मोलेला राजसमंद का प्रसिद्ध है साथियों। पीतल के बर्तनों व वस्तुओं पर खुदाई व नक्काशी ये नागौर जिले में प्रसिद्ध है। और नारियल की कलात्मक चूड़ियां बनाने का काम भीलवाड़ा व कपासन चित्तौड़ में किया जाता है। देखो इतनी सारी चीजें पड़ी है, तो यहाँ से देखो प्रश्न डायरेक्टली बन सकता है कि कौन सा सुमेलित है। तो यहाँ पर ऐसे शब्द दे देंगे तलवारें व ढाले, और सिरोही न देकर इसने दे दिया उदयपुर, तो ये क्या है? असुमेलित हुआ, गलत हुआ ये। तो आपको क्या याद रखना है कि तलवारें व ढाले सिरोही की प्रसिद्ध है, जिंक मेटल की वस्तुएं जोधपुर की प्रसिद्ध है, मिट्टी का मूर्ति शिल्प मोलेला राजसमंद का प्रसिद्ध है, पीतल के बर्तनों पर व वस्तुओं पर खुदाई व नक्काशी का कार्य कहाँ का प्रसिद्ध है? नागौर जिले का प्रसिद्ध है। जो नारियल होता है साथियों, जैसे अभी कहीं आप मंदिर जाते हो तो मंदिर में लेके जाते हो ना नारियल, तो वो जो नारियल है इसकी कलात्मक चूड़ियां बनाने का काम भीलवाड़ा जिले में और कपासन चित्तौड़गढ़ जिले में किया जाता है साथियों। हड्डियों की चूड़ियां, आभूषण व अन्य सजावटी सामान कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का। कंटियां जो गले में पहनते हैं अपन, मालाएं भी इनको कहते हैं साथियों, ये अंता जो पड़ता है बारां जिले में, यहाँ का प्रसिद्ध है। यहाँ की प्रसिद्ध है कंटियां और मालाएं। कंटियां कह दो या मालाएं कह दो, गले में पहनी जाती है ये। ठप्पा देवी देवताओं की छाया को धातु पर उतार कर उनके छोटे छोटे ठप्पे या फूल बनाना जो गले में पहने जाते हैं साथियों, तो ये क्या कहलाता है? ठप्पा कहलाता है। तो ये कुछ विशेष चीजें मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख रखी है कि भाई तलवारें व ढाले कहाँ? सिरोही की। जिंक मेटल की वस्तु कहाँ की? जोधपुर की प्रसिद्ध। मिट्टी का मूर्ति शिल्प कहाँ का? मोलेला राजसमंद का। जो पीतल के बर्तन हैं और जो वस्तुएं हैं इन पर खुदाई और नक्काशी का कार्य कहाँ का प्रसिद्ध है? नागौर का। नारियल जो होता है साथियों, इसकी कलात्मक चूड़ियां बनाने का काम कहाँ किया जाता है? भीलवाड़ा व कपासन चित्तौड़गढ़ जिले में। जो हड्डियों की चूड़ियां हैं, आभूषण है और अन्य सजावटी सामान है, तो ये कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का। खंटियां या मालाएं जिसको हम गले में पहनते हैं, ये कहाँ की प्रसिद्ध है? अंताबारा की। और ठप्पा किसे कहा जाता है? जो देवी देवता होते हैं इनकी छाया को साथियों धातु पर उतारा जाता है, ठीक है, देवी देवताओं की छाया को धातु पर उतार दिया और उनके छोटे छोटे ठप्पे या फूल बना दिए जाते हैं, तो साथियों इनको ही क्या कहा जाता है? ठप्पा कहा जाता है। और कहाँ पहना जाता है? इनको गले में पहना जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे हम बात करेंगे। देखो आपके टॉपिक कौन सा है? राजस्थान की लोक कलाएं, ठीक है, राजस्थान की लोक कला आपके बाकायदा सिलेबस में दे रखा है। और साथियों यहाँ से और मैंने आपसे बोल दिया है कि लोक कला में से के प्रमुख मेले त्योहार मैंने पढ़ाए थे, मैंने वहाँ पे वो बोला था कि भाई आपके क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। यहाँ पे भी बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो आप लगातार पढ़ते रहो, नोट्स बनाते रहो और उनको अच्छी तरह से रिवाइज करते रहो साथियों। जितनी बार ज़्यादा बार पढ़ोगे उतना ही ज़्यादा चीज़ें आपको याद होगी।
तो अब प्रमुख काष्ठ कला और लकड़ी की कला जो कि लोक कला के अंतर्गत ही आती है साथियों, उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कठपुतली के बारे में। देखो, कठपुतली का तो नाम सभी ने सुन भी रखा होगा, और कठपुतली अगर प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखी है तो आपने वीडियो में साथियों जरूर देख रखी होगी, किसी मूवी में देख रखी होगी, या यूट्यूब वगैरह पर आपने कहीं ना कहीं कठपुतलियों को देख रखा होगा। साथियों, जन्मस्थली कठपुतली की राजस्थान मानी जाती है, कि भाई राजस्थान में ही कठपुतली सर्वप्रथम बनाई गई थी। इनका जो निर्माण है कठपुतलियों का कहाँ किया जाता है? उदयपुर जिले में कठपुतलियां बनाई जाती है, चित्तौड़गढ़ जिले में कठपुतलियां बनाई जाती है, जयपुर जिले का कठपुतली नगर। साथियों देखो, जयपुर जिले का एक नगर है जिसको कहते हैं कठपुतली नगर। तो इसको कठपुतली नगर क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ कठपुतलियां बनाई जाती है बहुत ही ज्यादा मात्रा में, इसलिए इसको कठपुतली नगर के नाम से जाना जाता है। तो जयपुर का कठपुतली नगर, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर जिले में क्या बनाई जाती है? कठपुतलियां बनाई जाती है। प्रश्न आ जाए कि निम्न में से किस स्थान पर कठपुतली निर्माण नहीं किया जाता है? तो उदयपुर में भी किया जाता है, चित्तौड़गढ़ में भी किया जाता है, जयपुर में, और इन तीनों के अलावा एक और विकल्प दे देगा एग्जामिनर कोई सा भी, तो वहां पर कठपुतली निर्माण का कार्य नहीं किया जाएगा। साथियों देखो, कठपुतली विकास के लिए संस्था भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर है। साथियों तो दो चीजें क्लियर हुई कि भाई कठपुतली विकास के लिए कौन सी संस्था है, तो आंसर क्या रहेगा? भारतीय लोक कला मंडल जो है साथियों, ये कठपुतली के लिए कठपुतली विकास के लिए संस्था है। और भारतीय लोक कला मंडल कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में। साथियों, इस संस्था की स्थापना किसकी? भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना 1952 में की गई थी। कब की गई थी? किसने की थी साथियों? देवीलाल सांभर ने भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना 1952 में की थी। कहाँ पर है ये? उदयपुर में। इसे नचाने वाले नट या भाटी जाति के लोग होते हैं। साथियों जो कठपुतली उंगलियों के माध्यम से नचाई जाती है, उंगलियों के माध्यम से कठपुतली को नचाया जाता है। और साथियों कौन नचाते हैं? नट या भाटी जाति के लोग कठपुतली को उंगलियों के माध्यम से नचाते हैं। तो देखो, आपने एक डायलॉग सुन रखा होगा कि कठपुतली की तरह उंगलियों पर नचा दे, ठीक है, आपने इस चीज को सुन रखा होगा। तो साथियों उंगलियों पर कठपुतली को नचाया जाता है, सीधा सा मतलब यही है इसका। तो उंगलियों के माध्यम से धागे वगैरह होते हैं, फिट होते हैं, उंगलियों में बिल्कुल धागे फिट होते हैं। और जो कठपुतली है उसमें उनका विशेष बिल्कुल पतले धागे होते हैं साथियों, दूर से दिखाई नहीं देते ये धागे। तो उंगलियों को ऊपर नीचे कर करके विशिष्ट नृत्य करवाया जाता है, खेल बताए जाते हैं कठपुतली के माध्यम से। साथियों नटों का जो मुख्य स्थल है वो है मारवाड़, और देवशयन के समय कठपुतली प्रदर्शन नहीं होता है। मतलब वो देवशयन कितने समय तक रहते हैं? 4 महीने तक। तो जब देव सो जाते हैं तब कठपुतली का प्रदर्शन नहीं किया जाता है। साथियों वापिस जब देव उठ जाते हैं, मतलब देव उठनी एकादशी आ जाती है, तो वापिस 8 महीनों तक कठपुतली का प्रदर्शन किया जाता है। साथियों स्वर्गीय श्री देवीलाल सामर के नेतृत्व में लोक कला मंडल उदयपुर में कठपुतली कला को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई है। किसने? स्वर्गीय, अभी तो खैर इनकी डेथ हो चुकी है, जिनका नाम क्या है? श्री देवीलाल सामर। इनके नेतृत्व में, मतलब इनकी टीम है साथियों, इन्होंने लोक कला मंडल उदयपुर में कठपुतली कला को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई है। मतलब इंटरनेशनल लेवल पर किसने दिलाई है कठपुतली को ख्याति? लोक कला मंडल उदयपुर ने। साथियों देखो, प्रमुख कठपुतली के जो खेल है कौन कौन से हैं? तो उज्जैन के राजा विक्रमादित्य की सिंहासन बत्तीसी, पृथ्वीराज संयोगिता और अमर सिंह राठौड़ का खेल, ये सबसे प्रमुख खेल है किसके? कठपुतली के। साथियों कठपुतली अरडू की लकड़ी से बनाई जाती है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि भाई कठपुतली का निर्माण कौन से वृक्ष की लकड़ी से किया जाता है? तो अरडू की लकड़ी से कठपुतली का निर्माण किया जाता है। साथियों क्लियर है? दो चीजें अभी हमने पढ़ी है, एक तो दो चीजें क्या, सॉरी, कठपुतली पढ़ी अभी तो हमने, ये जो काष्ठ कला है इसके अंतर्गत तो सिर्फ कठपुतली पढ़ी है। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे साथियों यहाँ पर, लेकिन उसके पहले एक दो चीजें और हैं कि भाई कठपुतलियां मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कठपुतलियां मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? तो आंसर क्या रहेगा? कठपुतलियां मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? दस्ताना कठपुतली है, छड़ कठपुतली है, छाया कठपुतली है और धागा कठपुतली है। देखो, दस्तानों के माध्यम से कठपुतली नचाना दस्ताना कठपुतली, छड़ के माध्यम से कठपुतली को नचाना छड़ कठपुतली, कठपुतली की छाया को नचाना। साथियों ठीक है, दर्शक किसको देख रहे हैं? छाया को। तो वो छाया कठपुतली, और धागों के माध्यम से कठपुतली को नचाना क्या कहलाएगा? धागा कठपुतली कहलाएगा। तो ये 4 प्रकार किसके हैं? कठपुतली के हैं। नेक्स्ट बात करेंगे सेकंड नंबर पर तोरण की। तो देखो, अगर आपकी शादी हो चुकी है, आपकी शादी अगर हो चुकी है तो तोरण आप बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं, और शादी नहीं हुई है तो जान जाओगे। कब जानोगे? जब आपकी शादी होगी
बारात लेकर के जाओगे आप, ठीक है, बारात लेकर के आप जाओगे कहाँ पर, दुल्हन के घर। तो दुल्हन के घर जब बारात लेके जाओगे तो आप जब अंदर एंटर करोगे घर के अंदर, तो आप जब साथियों घोड़ी पे बैठे होंगे तो वहां पर जो घर का जो मुख्य दरवाजा होगा उस पर एक विशेष प्रकार की लकड़ी का, एक विशेष प्रकार का मतलब एक विशेष प्रकार की डिजाइन आपको दिखेगी, जिस पर आप जो तलवार वगैरह है, कटार वगैरह है, उसको टच करोगे तो वही क्या कहलाता है, तोरण कहलाता है साथियों। विवाह के अवसर पर दुल्हन के घर के मुख्य द्वार पर इसे लगाया जाता है, किसको, तोरण को। तो जैसे मान लीजिए आपने सुन रखा होगा कि तोरण मारना, इस शब्द को सुन रखा होगा कि तोरण मारना, तोरण मारना जरूरी है, तभी आप जो दुल्हन है उसके घर के अंदर प्रवेश कर सकते हो, या फिर जिस स्थान पर शादी हो रही है उस स्थान पर अंदर तभी प्रवेश कर सकते हो। एक बार आपको क्या मारना पड़ेगा, तोरण मारना पड़ेगा साथियों। लकड़ी की ये कलाकृति होती है, इसके शीर्ष मतलब ऊपर वाले भाग पर मयूर मतलब मोर बना होता है या सुग्गा बना होता है साथियों। कहीं कहीं तोरण के स्थान पर मोवण का भी प्रचलन है। नॉर्मली तो तोरण का ही प्रचलन होता है, लेकिन कुछ जगहों पर मोरण का भी प्रयोग किया जाता है, जिसका जो कि साथियों तोरण का ही विकल्प है। तो तोरण को अगर जो दुल्हन है उसके घर के आगे लगाया जाता है, तो सीधा सा मतलब है मोरण को भी कहाँ लगाया जाएगा, दुल्हन के घर के आगे। तो एक बार आपको घर के अंदर प्रवेश लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तोरण को मारना पड़ेगा, ठीक है। आगे हम बात करेंगे तीसरे नंबर पे साथियों कावड़ की। देखो कावड़ जो है ये, इसके प्रमुख कावड़ कलाकार कौन है, पूछा जा सकता है आपसे कि कावड़ के प्रमुख कावड़ कलाकार कौन है। तो मांगीलाल जो मिस्त्री है इनका नाम आता है प्रमुख कावड़ कलाकार में। साथियों इनको चलता फिरता देवगर कहा जाता है। कावड़ को क्या कहा जाता है, चलता फिरता देवगर कहा जाता है। कावड़ एक मंदिर नुमा काष्ठ कलाकृति होती है, जिसमें कई द्वार बने होते हैं। तो जैसे मंदिर होता है ना, मंदिर, उसी प्रकार कावड़ से मतलब लकड़ियों से कावड़ बनाई जाती है। मंदिर नुमा लकड़ी की आकृति होती है साथियों, और इसमें अनेक द्वार बने होते हैं। कावड़ के उस द्वार पर चित्र लगे होते हैं साथियों। उस द्वार पर जो भी भगवान श्री राम हैं इनके जीवन के चित्र लगे होते हैं। तो कावड़ के चित्रों में राम जीवन की बहुलता के कारण इसको क्या कहा जाता है, राम जी की कावड़ भी कहते हैं। कावड़ बनाने का कार्य कौन करते हैं, चित्तौड़गढ़ जिले के बस्सी गांव के खेरादी जाति के जो लोग हैं साथियों, यह कावड़ निर्माण का कार्य करते हैं। तो कावड़ में आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है मांगीलाल मिस्त्री, प्रमुख कावड़ कलाकार है ये। चलता फिरता देवगर इनको कहते हैं। मंदिर नुमा काष्ठ की आकृति होती है, लकड़ी की आकृति होती है। काष्ठ का मतलब लकड़ी की आकृति, ठीक है, काष्ठ का मतलब लकड़ी और कलाकृति मतलब आकृति। तो देखो काष्ठ की कलाकृति ये होती है, लकड़ी की कलाकृति होती है जिसमें अनेक द्वार बने होते हैं, और उन द्वार पर भगवान श्री राम के ज्यादातर भगवान श्री राम की जो जीवन है उससे संबंधित चित्र बने होते हैं। तो इसी वजह से इसको राम जी की कावड़ भी कहते हैं। और कावड़ बनाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, चित्तौड़गढ़ जिला, गांव बस्सी, और जाति कौन सी, खेरादी जाति के लोग कावड़ का निर्माण करते हैं। चौथे नंबर पे देख लेते हैं चोपड़े साथियों। तो देखो चोपड़े क्या होते हैं, मांगलिक अवसर है, जैसे त्योहार वगैरह शादियां हैं, तो इस समय कुमकुम चावल, चावल मतलब अक्षत भी इसको कहा जाता है साथियों, कुमकुम अक्षत या चावल आदि रखने हेतु प्रयुक्त जो लकड़ी होती है इसको ही चोपड़े कहते हैं। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाई चोपड़े क्या होते हैं, मांगलिक अवसरों पर कुमकुम चावल रखने के लिए जो लकड़ी है उसको ही क्या कहा जाता है, चोपड़े कहा जाता है। पांचवें नंबर पे बात करेंगे छापे या ठप्पे की। तो कपड़ों पर हाथ से सफाई करने में प्रयुक्त लकड़ी के जो छापे होते हैं, जो खेरादी जाति के लोग बनाते हैं, इनको ही क्या कहा जाता है, छापे या ठप्पे कहा जाता है। छठे नंबर पे बात करेंगे बाजोट की। तो देखो बाजोट क्या होता है, भोजन या पूजा के थाल के नीचे रखी जाने वाली जो चौकी होती है साथियों। जैसे पूजा का जो थाल है तो उसके नीचे एक चौकी रखी जाती है, या भोजन करने से पूर्व आपकी जो थाली है तो उसके नीचे एक चौकी रखी जाती है, उसको ही क्या कहा जाता है, बाजोट कहा जाता है। सातवें नंबर पे देखिए बेवाण के बारे में। तो बेवाण क्या होता है, लकड़ी के बने जो देव विमान है इनको ही कहा जाता है बेवाण। जैसे आपने देखा होगा कि जब भी श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जाता है तो साथियों ये बेवाण को लाया जाता है। लकड़ी के बने ये देव विमान होते हैं साथियों, इनका निर्माण बस्सी चित्तौड़गढ़ में किया जाता है। खैर अब तो और भी जगह करते हैं, लेकिन बस्सी चित्तौड़गढ़ यहाँ का प्रसिद्ध बेवाण है। इनकी देव झूलनी एकादशी को झांकी भी निकाली जाती है साथियों।
और इसे किसे बेवान को मिनिएचर वुडन टेम्पल भी कहते हैं। मिनिएचर वुडन टेम्पल किसको कहा जाता है? बेवान को। लकड़ी के बने ये देव विमान होते हैं। देव झूलनी एकादशी पर इनकी झांकी निकाली जाती है और बेवान का निर्माण मुख्य रूप से बस्सी चित्तौड़गढ़ में किया जाता है। 8वें नंबर पे देखेंगे खांडा को। तो देखो खांडा क्या है? लकड़ी से निर्मित तलवार नुमा आकृति जिसका उपयोग रामलीला नाटक में तलवार के स्थान पर किया जाता है। गुलाबी रंग का खांडा शौर्य का प्रतीक है। देखो खांडा का सीधा सा मतलब है, जैसे अभी रामलीला का आयोजन हो रहा है, अब रामलीला का आयोजन हो रहा है तो उसमें युद्ध हो रहे हैं, तो भाई युद्ध तोड़िए कि ओरिजिनल तलवारें लेकर के लोग काटने लग जाओ, ऐसा थोड़ी हो सकता है साथियों। तो उन ओरिजिनल तलवारों की जगह लकड़ी की तलवार बनाई जाती है जिसको ही क्या कहा जाता है? खांडा कहा जाता है साथियों। और गुलाबी रंग का जो खांडा होता है इसको शौर्य का प्रतीक माना जाता है। तो ये आपके कंप्लीट होता है कौन सा टॉपिक? राजस्थान की जो लोक कला है। कंप्लीट टॉपिक आपके एक ही वीडियो में पूरा हो चुका है साथियों। मैंने कहा है कि 25 से 30 दिन में आपके पूरी जीके कंप्लीट करवा दूंगा, तो मैं ऐसे नहीं कहता हूँ, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी क्लासेज भले बनानी पड़ रही है, भले इतना एक एक दिन में इन चीज़ों को इकट्ठा करके टाइपिंग करके क्लास बनाना और उसी के साथ में ऐप पर रेगुलर टेस्ट डालना, तो साथियों बहुत ही ज़्यादा मेहनत का काम हो रहा है। आप भी हमारा सहयोग करें बिल्कुल। अगर आपने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो हमने प्ले स्टोर पर ऐप है अपना स्टडी विद पीएन लोधा के नाम से। अपना क्या, आपका है, हमारा, हम सभी का ऐप है। तो साथियों ऐप को डाउनलोड कीजिएगा प्ले स्टोर से, या फिर इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में भी मैं उसका लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से भी उसको डाउनलोड कर सकते हो। और टेस्ट सीरीज बिल्कुल आप लोगों के लिए चला रखी है 99 रुपीज़ में। ऑल सब्जेक्ट लेवल 1 प्लस लेवल 2 के ऑल सब्जेक्ट एग्जाम तक आपको मात्र 99 रुपये में एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे साथियों। तो ज़रूर डाउनलोड कीजिए और टेस्ट सीरीज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल पर भी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना भूल जाते हो यार। तो बहुत बहुत धन्यवाद एक बार पुनः सभी।